एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क में फिर स्वागत है आपका। मैं हूं नीरज द्विवेदी। दिवाली की चमक कम होती जा रही है, चुनावी रंग पूरे प्रदेश पे चढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी जंग दो ही दलों के बीच में देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कौन है बेहतर, किसका रिपोर्ट कार्ड है बेहतर, ये जानने के लिए हम पहुंचे जनता के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में और बुद्धिजीवियों के बीच में। दर्शकों की सहूलियत के लिए हमने ये रिपोर्ट कार्ड 3 भागों में बांटी है। हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें और राष्ट्र हित में मतदान जरूर करें। हमारी इस विशेष कड़ी में आज हमारे साथ में मौजूद हैं श्री अजय व्यास साहब। अजय व्यास साहब ने वित्तीय क्षेत्र में 35 साल अपनी सेवाएं दी है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। सवाल यही, कौन बेहतर, भाजपा या कांग्रेस? सर, एक्सपोज लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद नीरज जी, और एक्सपोज लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, चुनावी रंग वापस पसर चुका है। चुनाव 17 तारीख नज़दीक है। आम जनता अपना जनमानस कई बना चुकी है, कई बना नहीं पा रही है। आपके हिसाब से कौन बेहतर है, भाजपा या कांग्रेस? देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज देश का हित ही चाहती हैं। मुद्दे की बात है कि पॉलिटिकल पार्टी में लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है आपकी। कांग्रेस ने कई साल तक देश में राज किया, बहुत स्ट्रांग लीडर दिए। पंडित नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, नरसिम्हा राव जी थे, बहुत स्ट्रांग लीडरशिप थी। तब देश ने उन्नति भी की और हरित क्रांति भी कांग्रेस के ज़माने में ही आई थी, तो बहुत ज़्यादा कृषि में काफ़ी उन्नति की है। पर कुछ सालों से देखा जाए कि जो लीडरशिप है, कहीं कोई कमी रह रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। उसका शायद खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ा। और अगर देश में बदलाव लाने हैं और कोई बड़ी चेंज, पॉलिसी में चेंज लाना है, तो उसके लिए बहुत स्ट्रांग लीडरशिप की और कमिटमेंट की और पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। हाँ, ये मुद्दा है। और कोई भी बड़े बड़े काम जब होते हैं तब जनमत साथ होना चाहिए, बहुमत साथ होना चाहिए, और एक पॉलिटिकली एक विल भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी में थी, नरसिम्हा राव में थी, ऐसी पॉलिटिकल विल ज़रूरी है आज के ज़माने में। और आज मुझे लगता है शायद नरेंद्र मोदी जी के पास में वो विल है और आयरन हैंड से वो देश को चला रहे हैं। और जिस तरह के निर्णय वो लेते हैं और जिस निर्भीक तौर पे वो निर्णय लेते हैं, वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। और मुझे लगता है कि आज के टाइम के अंदर कि अगर स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है और अपोजिशन भी, आज हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने आप में अभी पूर्ण पार्टी नहीं रही, वो भी एक बिखरा हुआ दल है। और आज अकेले कांग्रेस अपने बल पे सत्ता में नहीं आ सकती। और जब गठबंधन बनेगा तो गठबंधन में अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है रीजनल पार्टीज़ की, और वो कहीं ना कहीं पार्टी के और देश का जो दृष्टिकोण होता है उसको कहीं कहीं वो आहत करता है। तो वो स्ट्रांग लीडरशिप नहीं आती। तो मुझे लगता है कि अभी जो बीजेपी का पर्याय है वो शायद नहीं है अभी। सर, एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा कहें या एक घोषणा पत्र की बात करें, इसके घोषणा पत्र में किसानों को लेके काफ़ी योजनाएं आती है और सबसे पहले अगर कोई बात आती है तो वो आती है कर्ज माफ़ी की। पिछले 2018 के चुनाव में भी कर्ज माफ़ी एक मुद्दा था। ये वाले चुनाव में भी सबसे पहली अगर कोई चीज़ लिखी है तो कर्ज माफ़ी। कितनी सार्थकता है और क्या ये संभव है? देखिए, कर्ज माफ़ी एक तरह से आप देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो एक वरदान है ही है। किसानों के लिए भी एक वरदान होता है कि उनको ऋण चुकाना नहीं पड़ता। पर इसका अर्थव्यवस्था पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखने लायक बात है। कई बार कर्ज माफ़ी मजबूरी भी होती है। आज हम कृषि को एज ए बिज़नेस नहीं देखते, व्यवसाय नहीं देखते। ये एक तरह से एक लीगेसी इशू है कि हम एक काम करते आ रहे हैं, वो करते रहें। बिज़नेस का क्या मतलब होता है कि जब उसकी इनपुट, उसके आउटपुट ऑपरेशन में कितनी निश्चितताएं और कितनी अनिश्चितताएं, और अनिश्चितताओं को हम कैसे एड्रेस करते हैं। आज जब हम कृषि की बात करते हैं तो किसान को ये मालूम नहीं है कि उपज का किस दाम पे वो बिकेगी उपज। मौसम के बारे में उसको जानकारी नहीं, उसको कीटाणुओं से अटैक होगा तो उसमें वो क्या करेगा उसके बारे में नॉलेज नहीं, उसको इनपुट कॉस्ट के बारे में उसको पता नहीं है। तो आज इतनी अनिश्चितताओं में आप कैसे एक बिज़नेस को रन कर सकते हैं, कि व्यवसाय के तौर पे इसको कैसे ले सकते हैं।
अच्छा, आज दिक्कत क्या है किसानों के साथ? किसानों को अपनी मेहनत का हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसके दो कारण हैं। तो या तो यील्ड कम है आपकी, या आपकी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है। दो ही कारण हो सकते हैं आपके। पर जहाँ तक मुझे मेरा कृषि से संबंध रहा है, इनपुट कॉस्ट में हम काफ़ी हद तक बहुत हमने कंट्रोल कर रखा है। सरकार ने पानी की मुहैया करा रखा है, सब्सिडाइज्ड में आपको बिजली मिलती है, आपको खाद और बीज का भी सरकार वो करती है, तो इनपुट कॉस्ट को मेंटेन करती है। आज प्रॉब्लम यील्ड की है। अगर यील्ड बढ़ जाए तो किसान अपने आप को ये अच्छा आने लगेगा। और आउटपुट कॉस्ट में एमएसपी की बात चलती है कि पर ये एमएसपी और ये सब चीज़ें ना, ये एडहॉक है। ये सब एक ना, एक व्यवस्था जब तक हमारी पूरी नहीं बनती, जब तक हम एक बिज़नेस मॉडल नहीं बना देते कृषि को, तब तक ये चीज़ें ना एक अधूरी सी हैं। और जब तक बिज़नेस मॉडल बन के नहीं आएगा, तब तक हमें ऋण माफ़ी भी ज़रूरी है हमारे लिए, सब्सिडी भी हमारे लिए ज़रूरी है। और ये व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, ये धीरे धीरे ही बदलाव आएगा। और ये क्योंकि चूँकि बहुत बड़ा तबका इससे जुड़ा हुआ है, और ये सिर्फ किसानों को हमको एड्रेस नहीं करना पड़ेगा नीरज जी, ये पूरा इकोसिस्टम है जिसमें आड़तिए हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, ये भी स्टेक होल्डर हैं इस पूरी प्रक्रिया के। और जब तक हम इन सब की परेशानियों को एक साथ एड्रेस नहीं करेंगे, हम कोई भी रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे, वो फेल हो जाएगा। बीजेपी सरकार ने कृषि के नियमों के रिफॉर्म्स लेकर आए थे, वो हाँ, तो वो इसीलिए फेल हो गए क्योंकि हमने उन लोगों को एक उसमें नहीं जोड़ पाए हम। वो बहुत अच्छे थे रिफॉर्म्स। पर आज जब हमको ये है कि एक पूरा सभी लोगों को, जो अफेक्टेड लोग हैं, सबको एक टेबल पे बिठाएं, उनकी प्रॉब्लम को समझें और सबके इंटरेस्ट लगे हुए हैं आज। मतलब कुल मिला के ये कहना है कि पॉलिसीज तो चेंज हो रही हैं, हाँ, उसमें कमियां हैं, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। हाँ। और एक पॉलिटिकल पार्टी ये है जो टेम्पररी रिलीफ देने की बात कर रही है। क्या इस बात ये में आप देखिए, जब तक आपके पास बिजनेस मॉडल नहीं है, आपको किसी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है आपको, और अभी आपको बुखार आ गया, तो ऑपरेशन के पहले मुझे बुखार ट्रीट करना पड़ेगा, तब मैं ऑपरेशन कर पाऊंगा। या आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो मैं ऑपरेट नहीं कर सकता। उसी तरह कृषि में भी क्या है, जब तक हम इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देते, तब तक हम एक बिजनेस मॉडल पे चर्चा नहीं कर सकते। तो ये सब्सिडीज, ऋण माफ़ी, ये चलता रहेगा जब तक कि हम एक परिपक्व बिजनेस मॉडल को अचीव नहीं कर लेते। सरकारें काम कर रही हैं, बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस ने भी काम किया था, ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर रहा, सब लोग काम कर रहे हैं। पर ये बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, बहुत लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है इसके साथ में, लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, और इनको एक साथ ला के एक बिजनेस मॉडल में एक ऐसे बिजनेस में कन्वर्ट करना जिसमें अनिश्चितताएं कम हो। सर, आप 35 साल वित्तीय क्षेत्र में रहे हैं। जी हाँ। अगर मैं आज की बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि पिछले 5-7 सालों में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं और मतलब कंपैरेटिवली कुछ तेजी आई है, ऐसा आपको लगता है? बहुत रिफॉर्म 2014 के बाद में, या आप मान के चले 15-20 साल में बहुत मेजर रिफॉर्म्स कृषि के क्षेत्र में हुए। सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ है इंश्योरेंस सेक्टर में, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आई है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव आ गया। सेकेंडली कि एक टेक्नोलॉजी का भी इसमें इनपुट आ गया है। अभी कई सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, किसानों को माल की पहचानने के लिए वेबसाइट्स हो गई है, ट्रेनिंग कैंप्स चालू हो गए हैं, और सरकार कृषि पे अभी ध्यान दे रही है। तो बदलाव आए हैं, नई इन्वेंशंस हो रही हैं, बीजों में, पेस्टिसाइड में हो रही हैं। तो इन कुछ सालों में, पिछले सालों में काफ़ी सारा बदलाव आया। और दूसरा कि ऋण की जो किसान हैं उनको भी बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जा रहा है। ये सबसे बड़ी ये बात सबसे है। बड़े थे। और बहुत व्यापक तौर पे किसानों को लोन दिया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, और उनके घर जाके सर्विस दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसके साथ में किसानों के साथ जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको भी बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जा रहा है। उनको जो बेसिक अकाउंट्स हैं उसके साथ जोड़ा जा रहा है उनके साथ में। अच्छा, उनके साथ एक और है, इनको फिनेंशियल दिक्कत आती है, ये बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, फैमिली में प्रॉब्लम होती है, तो सरकार ने इनके लिए इंश्योरेंस स्कीम भी लेकर आए हैं। 2 इंश्योरेंस स्कीम है, एक सेंट्रल इंश्योरेंस स्कीम है और जीवन की स्कीम है, जीवन ज्योति स्कीम है, जीवन सुरक्षा स्कीम है। 2 मेजर स्कीम्स हैं। अच्छा, इनके साथ इनकी पेंशन स्कीम्स भी लेके आए हैं। तो सरकार बहुत सारे चीज़ों में बदलाव ला रही है, इनको फाइनेंशियली साउंड कर रही है।
क्योंकि इनको दिक्कत ना हो। क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी कि इनकी अनिश्चितताओं के कारण, इस बिजनेस मॉडल में अनिश्चितता के कारण जो उसको प्रतिफल मिलना चाहिए अपनी मेहनत का, वो उसको मिल नहीं पा रहा है किसी भी कंडीशन में। तो अगर उसको प्रतिफल मिलना है उसको, तो अनिश्चितताओं को कम करना पड़ेगा। आज कोई भी बिजनेस करता है आदमी, तो वो ये देखता है कि क्या क्या हमारे बिजनेस में ऐसी क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उन रिस्क को हम कैसे मिटिगेट करें। हाँ, एक एक्सपोर्ट वाला आदमी बंदा अपनी करेंसी को हेज कर देता है इमीडिएटली, ताकि उसको एक्सचेंज रेट में उसको दिक्कत नहीं हो। MCX के पर जाके वो अपने कमोडिटी को हेज कर देता है। तो जब तक ये सब चीज़ें अनिश्चितताएं हम दूर नहीं करेंगे, किसानों की प्रॉब्लम हम जब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, जब तक इस तरह का बिजनेस मॉडल क्रिएट नहीं होता है, जब तक हम टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं आते हैं, जब तक हम यील्ड को नहीं बढ़ाते हैं, जब तक उसको सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट नहीं होता होगा, किसान इसी तरह असंतुष्ट रहेगा। और उसको संतुष्ट करने के लिए, उसके लॉसेस को कम करने के लिए ऋण माफ़ी है, सब्सिडीज़ है, इनको आपको चालू रखना पड़ेगा। आप इनको बंद नहीं कर मतलब सकते। सिर्फ ऋण माफी ही नहीं, उसके साथ में दूसरी भी चीजें होना नहीं, बहुत ऋण माफ़ी सॉल्यूशन नहीं है, आप मान के चलिए, ये सॉल्यूशन नहीं है। इससे अर्थव्यवस्था खराब होती है देश की, जी, और जो टैक्स पेयर का अमाउंट जा रहा है उनको, आप ये मान के चलिए। पर ये क्या है, एडहॉक बेसिस है, आप इसको रोक नहीं सकते आज की तारीख में। जी, हाँ, क्योंकि अगर इसको आप रोकोगे कि अच्छा, कृषि ऐसा व्यवसाय है कि इसको बंद भी नहीं किया जा सकता। जब तक मनुष्य जिंदा है पृथ्वी पे, कृषि की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिल्कुल ये सही। स्केयर कमोडिटी है। ये धीरे धीरे जो खेती लायक ज़मीन कम होती जा रही है, आदमी बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा काम है कि इसमें हमको यील्ड बढ़ानी पड़ेगी। हमको तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा कि उसी ज़मीन में हम ज़्यादा फसल लें, ताकि किसानों को ज़्यादा प्रतिफल मिले। और फिर वो एक बार उनको इनकम जनरेट हो गई, तो वो खुद ही नहीं चाहेंगे सब्सिडी, वो खुद ही नहीं चाहेंगे ऋण माफ़ी, क्योंकि ऋण माफ़ी से उनको भी परेशानी होती है। अच्छा, कोई भी किसान ऋण माफ़ी नहीं चाहता है, जी, वो तो बिल्कुल सही वो तो परेशानी में है, इसलिए उसको ऋण माफ़ी चाहिए। जी, अच्छा, सरकार ने बहुत सब्सिडाइज रेट के ऊपर आपको ऋण दे रखा है। जी, 7% ब्याज है, उसमें 3% उनको सब्सिडी मिल जाती है, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है। आज बैंक 7% तो आपको डिपॉजिट पे दे रही है, तो आपको इतना सब्सिडाइज रेट पे, अच्छा आपको खाद, बीज, ये तो आपको फ्री में मिल जाता है, मतलब बगैर ब्याज के मिल जाता है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो हो जाएंगी। अच्छा, सबसे बड़ा एक कारण है कि अकेले सरकार पर डिपेंड करना ज़रूरी नहीं, किसानों को खुद सशक्त होना पड़ेगा। और सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि पिछले कुछ सालों में फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, जी, बने हैं। FPOs बने हैं। और ये FPOs अपने आप में आने वाले समय में ये बहुत बड़े शक्ति के केंद्र हो जाएंगे किसानों के लिए। इनको बार्गेनिंग पावर देंगे। आज किसान अपने फसल की बार्गेनिंग नहीं कर सकता प्राइस की। FPO में क्या फसल इकट्ठी होंगी, वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो ही कैन डिक्टेट हिज टर्म इन दी मार्केट। तो इस तरह से FPO भी बहुत बड़ी है, और नाबार्ड भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो सिर्फ खेती नहीं, खेती को विविध तरह की खेतियों में भी सरकार लेकर आ रही है, चाहे फलों की खेती हो, आपकी हॉर्टिकल्चर हो, सब्जियों की खेती हो, ग्रीन हाउसेस हो, आपके एक्वा फार्मिंग हो, एक्वाफोनिक्स हो, इन सब पे सरकार काम कर रही है, और बैंक भी इनमें ऋण दे रही है अभी। तो नाबार्ड के साथ में, RBI के साथ में सरकार काम कर रही है, नई स्कीम्स लेकर आ रही है, ताकि कृषि में किसान को अपनी मेहनत का ज़्यादा प्रतिफल मिले, ज़्यादा और ऐसी कैश क्रॉप जनरेट करें। आप मध्य प्रदेश का लीजिए, मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, रतलाम डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंजेस की बहुत अच्छी किस्म की डेवलप हो गई, खेती हो गई है। रतलाम में आएंगे तो ग्रेप्स की खेती हो गई है, विनयार्ड्स हो गए हैं वहाँ पे बड़े बड़े। ऐसे अनानास की खेती चालू हो गई है, पोमेग्रेनेट की खेती चालू हो गई है, बहुत बढ़िया क्वालिटी के बांस की खेती चालू हो गई है, कि जो कि कैश क्रॉप है, जो उनकी यील्ड ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो कई सेक्टर में सरकार काम कर रही है। आज FPOs बनाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं है कि किसानों को चिंतित होनी चाहिए। और आने वाले समय में ये एक बहुत बदलाव, बहुत धीरे धीरे होता है बदलाव। आने वाले समय में सरकार इसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करेगी, लेकिन उसके लिए एक स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ज़रूरत है। और ये सब्सिडीज़ तो चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, हर पार्टी आएगी वो ऋण माफ़ी करेगी। एक बार ये चीज़ें ख़त्म हो गई, इनको इनकम जनरेट हो गई, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। सर, एक जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हम पिछले कई दिनों से फील्ड पर हैं। हाँ, आम जनता से जब हम बात करते हैं, तो आम जनता के पास में एक कोई सशक्त जवाब नहीं है, जो हमने देखा है, और जनता के साथ अक्सर यही होता है, उनके पास जवाब नहीं होता है कि हमें किसे चुनना है। तो आपके हिसाब से क्या पैमाने होने चाहिए किसी सरकार को चुनने के? देखिए,
सरकार, एक तो सरकार ईमानदार होनी चाहिए, सबसे बड़ी ज़रूरत है। और एक उनकी लीडरशिप होनी चाहिए स्ट्रांग, क्योंकि बिना लीडरशिप के कोई पार्टी चलती नहीं है। आज हम देखा बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो होती हैं वो कोलैप्स इसीलिए हो रही है कि उनके पास लीडरशिप नहीं है। तो एक स्ट्रांग लीडर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी कमिटमेंट हैं, आपके घोषणा पत्र देखिए, आप उनके क्या घोषणा पत्र हैं, क्या स्कीम, और उनके पास रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने क्या काम किया है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और कितना सामाजिक सौहार्द मेंटेन करके रखा है। हमारे पास कितने दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन कितनी अच्छी है देश की, ये इस सब पे भी बहुत। और हमारी इमेज बाहर कैसे की है, हम हमारे दुश्मनों से हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अपनी आन बान शान कैसे मेंटेन कर रहे हैं, हम अपनी फ़ौज की कितनी इज्जत कर रहे हैं, इन सब बातों पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सरकार की कि क्या उनके क्या नीति हैं और उनकी क्या इरादे हैं काम करने के, उस पर ध्यान देना चाहिए। सर एक सीधा सवाल, हाँ, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी कौन बेहतर? अब मुझे फंसा रहे इसके अंदर इसमें ये व्यक्तिगत सवाल है हर एक आदमी के लिए, सबको अपनी अपनी पॉलिसीज़ देखने का, सोचने का वो सवाल है। और सारे आजकल तो सोशल मीडिया पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, सबके कारण अवेलेबल हैं। कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, सबकी अपनी धारणा है, विचारधारा है, सब अपने हिसाब से विवेक से अपना सब निर्णय लें। पर मैं सभी दर्शकों को ये जो बताना चाहूँगा कि जब भी आप निर्णय लें, सोच समझ के निर्णय लें, ये देश का निर्णय है। आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती वोट है जो देश को नई दिशा देगा। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में श्री अजय व्यास, वित्तीय क्षेत्र में 35 सालों का इनका अनुभव, इन्होंने हमारे साथ भी अनुभव साझा किए। कुल मिलाकर बात यही वापस आ रही है, नेतृत्व, पॉलिसीज और ईमानदारी, ये 3 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी पार्टी को सही या गलत कहने के लिए।